नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा हाथरस मामले पर आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि ये समाज में जातीय अलगाव पैदा करने की कोशिश है और भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि हाथरस पर हल्ला कर रहे कांग्रेस नेता राजस्थान व छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर चुप क्यों हैं और वे उत्तराखंड में क्यों धरना दे रहे हैं। और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने आज कांग्रेस द्वारा हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस के कथित सत्याग्रह पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हाथरस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कड़ी कार्रवाई की है और मामला भी सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इस दुखद व निंदनीय घटना पर अधिक संवेदनाशील यहां पर व्यक्त करती है, संवेदनशील है, लेकिन जो शव हैं उनके शवों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे राजनीतिक लाभ उठाने की होड़ में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि हाथरस घटना की आड़ में दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा भी हुआ है, जो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस नेता हाथरस की घटना को लेकर जिस प्रकार से इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं, हमारा उनसे सवाल है कि वे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं को लेकर चुप क्यों हैं, और जिस तरह वे हाथरस में बहुत बड़ा नाटक करते हुए गए थे, वे राजस्थान और छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे। इसके अलावा कांग्रेस जातीय अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साजिश का खुलासा किया है जिसमें इस घटना की आड़ में जातीय दंगे करने की कोशिश की गई, षड्यंत्र किया गया, लेकिन उसका सरकार ने खुलासा कर दिया। और दूसरी ओर अन्य दल भी इस सारे मामले में केवल राजनीति कर रहे हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई मानवीय संवेदना नहीं है। साथ ही हमारा कांग्रेस से सवाल है कि वे उत्तराखंड में क्यों इस प्रकार का कथित सत्याग्रह करने पर बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो उत्तराखंड में सरकार ने ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की है जो पिछले 2003 से अपनी ड्यूटी से नदारत रहे हैं और मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में 81 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है जो आज तक सिफारिश विभाग के साथ आंख में चोली खेलते रहे। वहीं पूरे मामले पर डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने कहा कि उन्होंने पूरे 81 डॉक्टरों की फाइल को लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के बाद डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये हमारे ही स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर थे जो बहुत लंबे समय से 2003 के बाद अनुपस्थित थे। तो ये समय समय पर हर वर्षों में जो भी अनुपस्थित रहे उसको विभाग के द्वारा जो सामान्य प्रक्रिया होती है, उनको लेटर्स भेजने की, पत्रावली भेजने की, वो सब प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन के बाद उसके बाद शासन को अवगत कराया गया कि इतने चिकित्सक नहीं हैं। उसी के क्रम में ये 81 चिकित्सक जो थे वो टर्मिनेट किए गए, बाहर निकाले गए और हमारे द्वारा जो है लोक सेवा आयोग को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये चिकित्सक निकाल दिए गए हैं और साथ में सार्वजनिक समाचार पत्रों में भी वो निकल गया था उसी दिन। तो इस तरह से जो ये चिकित्सक टर्मिनेट हुए उनकी जगह खाली हो गई और वो हमारे लिए रिक्त पद हो जाते हैं, तो हमें नए चिकित्सकों को लाने में सुविधा हो जाएगी। तो हमारे पास जो है नवनियुक्त चिकित्सक और ज़्यादा आने की संभावना है। तो देहरादून में आज डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सेज संघ की एक बैठक हुई जिसमें कोरोना महामारी के दौरान उन्हें आ रही पेश जो समस्याएं हैं उसको लेकर चर्चा की गई। तो बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रांतीय चिकित्सा संघ के महासचिव मनोज ब्राह्मणा ने वेतन में कटौती लेकर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी वेतन कटौती नहीं करेगी। वहीं मनोज ब्राह्मणा ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात मरीजों की सेवा करते हुए संक्रमित हो रहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के उनके परिवार के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की भी मांग की। तो नर्सेज एसोसिएशन को अध्यक्ष मीनाक्षी जमोला जो है उन्होंने कहा कि सरकार को उनके वेतन में कटौती नहीं करनी चाहिए। इस मामले को लेकर डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने कहा कि शासन स्तर से फाइल पर काम चल रहा है और जल्द ही वेतन में हो रही कटौती के फैसले को लेकर इस पर कोई विचार किया जा सकता है, इसको वापस लिया जाएगा। जो वेतन कटौती के बारे में आज चर्चा थी वो ये थी कि जो हमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री,
पर हमने पूरा विश्वास व्यक्त किया सभी लोगों ने। साथ ही विश्वास हमें है कि जो आगामी कैबिनेट है उसमें ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। दूसरा हमारा ये था कि जो हमें लिखित आश्वासन मिला सभी तीनों संघों को कि इसके अलावा कुछ न कुछ इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि जो सीधे तौर पे लगे हुए हैं कोरोना के उसमें उनको दिया जाएगा। इस बारे में परिचर्चा हमने मात्र करी और कोई औपचारिक मोर्चा का गठन अभी हमने नहीं किया है। हाँ, ये जरूर था कि एक जो हमारी कॉमन एक डिमांड है, कॉमन हमारी एक मांग है, उसके बारे में हमने चर्चा करी और साथ ही सबने ये, और दूसरा एक खास ये था कि हमारा आज कि जो हमारे परिजन या हम खुद लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके लिए इलाज में बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो हमारा ये था कि कहीं कुछ बेड संभाले आरक्षित हो जाए अथवा कुछ अस्पताल हमारे लिए डेजिग्नेट हो जाए कि यहाँ पे हमारे परिजन और हमारा इलाज हो सकेगा। तो इस बारे में चर्चा की गई कि हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं, कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं हम लोग, कैसे संक्रमण थोड़ा कम कर पाए। तो मतलब आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं हीला-हवाली हो रही है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सचिव साहब के द्वारा ये कहा गया था कि फाइलें हमारी स्टार्ट हो गई हैं, पत्रावलियां, और उनके द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया। हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि दोनों चीजें ऐसी थी जो उन्होंने बताई, इसमें कुछ जटिलताएं थी कि सीधे शासनादेश संभव नहीं है, तो दोनों बातें कैबिनेट में लाई जाएंगी। तो हम पूरा विश्वास करते हैं कि वो कैबिनेट में आएंगी और इस बार से हमारी वेतन कटौती बंद हो जाएगी। सर, आगामी कैबिनेट मीनाक्षी जखमूला, अध्यक्ष उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन। नहीं, इस पर जो है सचिव महोदय से वार्ता हुई है और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि फाइल ऑलरेडी जो है शासन में चल रही है और उनके द्वारा सहमति भी प्रदान करी गई। तो गदरपुर में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान बिल के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष चंकित हुडिया ने बताया कि मोदी सरकार ने जो किसान बिल पेश किया है वे पूरी तरह से किसानों के हित में है और इसी के समर्थन में आज हम लोगों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया है। वहीं नैनीताल के पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि किसान बिल का विरोध सिर्फ वही कर रहे हैं जो शुरू से ही नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे हैं, जबकि उनको बिल के बारे में पता ही नहीं है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी किसान बिल लाने की बात कही गई थी, लेकिन अब कांग्रेस देश से झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रही है। पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, अब वो 1.5 गुनी तो हो ही चुकी है। अब किसान प्रतिबंधित नहीं है, देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है और निश्चित रूप से इसका किसानों को जबरदस्त लाभ होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन उसने घोषणा पत्र में कहा था हम सरकार में आएंगे तो इस बिल को लागू करेंगे और आज वो इसका विरोध कर रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी का विरोध किया है। कृषि विधेयक बिल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय संसद में रखा गया और बिल ये जो पास हुआ है, ये किसानों के हित का बिल है। ये विपक्ष द्वारा जो बरगलाने की किसानों में कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल निरर्थक। जो किसानों की बंदिशें जिनको मोदी सरकार ने खत्म किया है, इस बिल के माध्यम से हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को धन्यवाद और हमारे क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी का आभार व्यक्त करते हैं। तो बीजापुर स्थित सेफ हाउस में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पार्टी के सांसद, प्रदेश पदाधिकारी भी मंत्री कई वहां शामिल रहे। तो इस दौरान विधायक फरत्याल के मामले में होने वाली कार्यवाही कमेटी ने टाल दी है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसिंधर भगत ने बताया कि कोर कमेटी ने पार्टी के 2 सांसदों यानी कि अजय भट्ट और अजय टमटा को विधायक फरत्याल से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी है। उनसे बात करने के बाद ही पार्टी फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चों पर कार्यकारिणी की घोषणा होगी और 16 अक्टूबर को देहरादून में कार्यशाला का आयोजन होगा और 5 से 10 अक्टूबर तक जिलों और 10 से 15 अक्टूबर तक मंडलों की बैठकें होंगी और 17 अक्टूबर को प्रदेश भाजपा के कार्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। तय हुआ है कि 2-3 दिन के भीतर हम पूरे प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चे इत्यादि की घोषणा कर देंगे और 16 अक्टूबर को हमने जो समन्वय टीम बनाई है जिलों में 5-5 लोगों की हैं, सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र के उसमें पदेन सदस्य हैं, उसकी एक वर्कशॉप देहरादून में रखी है, लगभग 100 लोगों की होगी
वो वर्कशॉप 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। उसमें किस प्रकार से समन्वय टीम को काम करना है, कौन कौन से कामों को उन्हें देखना है, उस पर खुलकर चर्चा होगी, बातचीत होगी, ताकि अपने यहाँ के क्षेत्र में वो उस समन्वय टीम का अच्छा चित्र दिखा सकें। उसमें जो विधायक के क्षेत्र का मामला होगा वो विधायक उसका मेंबर होगा, सांसद उसका मेंबर होगा और जिला अध्यक्ष महामंत्री उसके मेंबर होंगे और एक आध सीनियर कार्यकर्ता उसका मेंबर होगा। जो टीम, वो भी टीम 1-2 दिन में हम घोषित कर देंगे। तो जिलाधिकारी विनीत कुमार की अगुवाई में जल जीवन मिशन को लेकर बैठक हुई, जिसमें बागेश्वर जनपद के प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। तो बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके आधार पर कार्य योजना तैयार करते हुए जल्द से जल्द लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की और एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। डीएम ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य 46,812 के सापेक्ष और 3,015 परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है और शेष 43,797 घरों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायतों और राजस्व गांव में सर्वेक्षण कर उनकी डीपीआर एवं कार्य योजना तैयार करने को कहा है। सैनिटेशन कमेटी की आज हमने बैठक करी है। जैसा कि सभी को अवगत है कि जल जीवन मिशन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो है जनपद में चल रहा है और 52,000 हाउस होल्ड्स है जहाँ पे वाटर के कनेक्शंस दिए जाने हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने 6-7 हज़ार कनेक्शंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं पिछले वित्तीय वर्ष में ही, और अब जो हमारे हाउस होल्ड बच रहे हैं दैट इज़ अराउंड 46,000। तो उसी में हमारी जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक रेवेन्यू विलेजेस में इसमें वो विलेज एक्शन प्लान बनना है, वहाँ पे सैनिटेशन कमेटी बननी है और उसके बाद में उसका डीपीआर बनना है। तो जब डीपीआर बना के यहाँ पे अनुमोदन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी बनी है, जिसकी आज हमने बैठक करी है, वहाँ से अनुमोदन होता है। तो इसमें आज हमारे यहाँ पे टोटल 48 प्रपोजल्स डीपीआर जो है तैयार होके यहाँ पे सैंक्शन के लिए आई थी। तो आज हमने इनको सशर्त सभी को हमने सैंक्शन कर दिया है। किसी तो यूपी के हाथरस में गैंगरेप और हत्याकांड के विरोध में जुलूस प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में आज लक्सर नगर के सफाई कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में पालिका परिसर में इकट्ठा होकर यूपी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर नगर में जुलूस निकाला और कार्यकर्ताओं ने मनीषा के हत्यारों को फांसी दिए जाने की बात कही। इनका कहना था कि जिस प्रकार यूपी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने रात में जबरदस्ती मनीषा के शव को जलाया और उसके परिजनों को डराया धमकाया गया, इससे स्पष्ट है कि यूपी में प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है और सरकार उसे खुला संरक्षण दे रही है। कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को जल्द फांसी दिए जाने और दोषी जो कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। इस बाबत कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हाथरस जिले के अंदर हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो 4 युवकों के द्वारा बलात्कार और उसे फिर मार दिया गया है, उसके न्याय के लिए हमने ये कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन किया है और हम लोगों की उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से ये मांग है कि उस पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए नकद और एक सरकारी आवास सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाए। मांग करते हैं कि जो मुलजिम है उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए और जो उनको बचाना चाहते हैं कृपया उन पर भी मुकदमा चलाया जाए और वहाँ का जो शासन है वो निष्पक्ष पूरे खेल की जांच करे। तो काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज कांग्रेसी कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ धूप में 1 घंटे का मौन और सत्याग्रह किया।
कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की योगी सरकार के इशारों पर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ क्रूरता पूर्वक जो घटनाएं हैं वो देखी गई हैं। सर झुका दिया है। हाथरस की ये जो घटना है पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर एक चरम सीमा हद से पार हो गई है। जिस तरह के आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे हैं, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तानाशाही है और महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, कुछ सवाल हमारे योगी सरकार से हैं कि क्यों इस अमानवीय तरीके से बच्चे की जो दाह संस्कार हुआ है हिंदी रीति रिवाज के विपरीत हुआ है, इसका जवाब योगी सरकार को देना। उसमें जो दलित लड़की के साथ, बिटिया के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसी मुद्दे को लेकर के हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी और प्रियंका गांधी जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो जा रही थी वहाँ पर। उनके साथ भी वहाँ के पुलिस प्रशासन ने और शासन ने उनके साथ भी बहुत बड़ी अन्याय की। उन्होंने मान लीजिए उनके साथ धक्का मुक्की करी। तो इसी बात को लेकर के आज बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उनके मुलजिम जो हैं वो घूम रहे हैं सरेआम। जिन लोगों ने अधिकारियों ने भी वहाँ पर बदतमीजी की है वो भी सरेआम घूम रहे हैं। उसी लेकर के आज हमने सत्याग्रह यहाँ पर रखा है, मौन जुलूस। तो रुड़की में हाथरस की घटना को लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी ने हाथरस की घटना पर कड़ा रोष जताया। राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी के डिप्टी कन्वेनर आदिल फरीदी ने कहा कि हाथरस की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का स्वागत करते हुए हाथरस के डीएम के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के चीफ कन्वीनर डॉक्टर आनंद वर्धनी जी ने और पूर्व जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपना परसों संज्ञान में मामला लिया था और जो है उन्होंने एक डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों को एक ईमेल से लेटर भेजा कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी उनका आभार व्यक्त करती है। एसपी, डीएसपी और अन्य 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है और जो अभी दोषी है उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो डीएम है वहाँ का वो अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत दुर्भाग्य घटना में और अच्छी तरीके से उन्होंने बर्ताव नहीं किया, तो उन्हें भी मेरा मानना है राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी इस मांग को रखते हुए कि डीएम को भी सस्पेंड करा जाए। तो हल्द्वानी में प्रस्तावित आईएसबीटी के निर्माण को लेकर सियासत जो पारा है सियासत का वो गरमा रहा है और आईएसबीटी के निर्माण को लेकर आज कांग्रेस ने हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रही पूर्व कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी ने कहा है कि जब भूमि आवंटित होने के बाद सैकड़ों पेड़ कटवाकर गोलापुर में आईएसबीटी का निर्माण शुरू कर दिया गया था, तो उसके बाद सरकार को ऐसा क्या हो गया, कैसी परेशानी आ गई थी कि वहां से आईएसबीटी को शिफ्ट किया गया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द आईएसबीटी का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गोलापार में प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो अभी वर्तमान में सरकार है उसके द्वारा दूसरी जगह हस्तांतरित कर दिया गया है, उसके विरोध में हमारी पूरी गोलापार क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि और जनता और सारे हल्द्वानी, कालाढूंगी, लालकुआ सभी जगह से आए हुए भाई लोगों ने हम लोगों को समर्थन दे रखा है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, जिस जगह पे भूमि पूजन हो चुका था, 75 करोड़ की ये योजना थी, 2.5 करोड़ रुपये इसमें समतलीकरण और इसके कई कार्यों में लग चुका था, तो ऐसी क्या वजह थी ये सरकार ने जगह चेंज कर दी। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जहाँ पर प्रस्तावित है गोलापार में ही ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा बने और इसमें हाईकोर्ट में भी रिट की गई है, लेकिन उसमें 1 साल 2 महीने से कोई भी डेट नहीं लगी हुई है और हम लोग अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में भी जाएंगे और ये बस अड्डा गोलापार में ही बनाएंगे।
तो हरिद्वार के स्वर्ण जयंती पार्क में आज कांग्रेसियों ने मौन धरना प्रदर्शन वहां पर किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कर देश से अंग्रेजों को बाहर भगाया था और देश को आजाद करवाया था, उन्हीं की तर्ज पर आज हमने भी सत्याग्रह किया है और प्रदेश और केंद्र सरकार को चेताने का कार्य किया है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो वे दिन दूर नहीं है जब उनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश प्रताप राणा ने कहा कि जिस तरह से देश की बेटी पर राजनीति की जा रही है वे बड़े दुख का विषय है और अगर देखा जाए तो हाथरस में एक गरीब बेटी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के मिलने के बाद उनका दुख जग जाहिर हुआ है। जिस तरह महात्मा गांधी जी ने देश को याद कराने के लिए सत्याग्रह किया, आज वही समय आ गया किस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उन अत्याचारों के बाद उनको छुपाया जा रहा है। इस वजह से इसको सत्याग्रह को करने की आज हमें ज़रूरत पड़ी। आपने देखा हाथरस में जिस तरह से एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है और अब ये पोजीशन बन रही है कि उसके परिवार वालों को अपराधी साबित करने में अपनी ताकत लगाई जा रही है। जिस तरह से उनके साथ अमान्य व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनकी नहीं सुनी जा रही है और जिस तरह से उनके साथ इस तरह का घिनौना व्यवहार हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सांत्वना के लिए जो नेता लोग जा रहे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, इन सब को लेके सभी में जनता में पूरे देश में रोष व्याप्त है कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर आदमी सड़क पर है। इसकी आज वही पुरानी याद ताज़ा होती है जो कभी महात्मा गांधी जी के टाइम पे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन चला गया। अंग्रेज़ों में और इस सरकार में मुझे नहीं लगता कोई कमी हो। जिस तरह से हाथरस में हुआ है, अभी सहसपुर उत्तराखंड में हुआ है, केंद्र में दिल्ली में हुआ है, जिस तरह से बालिकाओं के लिए कहा गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप सबके सामने है वस्तु स्थिति। आज हमारे पास गांधी जी के बनाए हुए नियम के ऊपर चलकर आपने राहुल जी का हाल देखा, आपने प्रियंका जी का देखा किस तरह से हाथरस में हुआ है। उससे हमने सबने यही निश्चित किया है कि हम गांधी जी के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह करेंगे जब तक कि बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। तो टिहरी झील पर बने हुए देश के सबसे लंबे डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज की फाइनल रोड जो टेस्टिंग है उसका काम पूरा हो गया है और फाइनल लोड टेस्टिंग के दौरान पुल पर 14.5 टन के 14 लोडेड ट्रक खड़े कर दिए गए और पुल के हर एक तरफ जांच की गई। आपको ये भी बताएं कि इस पुल की फाइनल लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया 22 सितंबर से चल रही थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। तो टेस्टिंग दक्षिण कोरियाई इंजीनियर जो कि जैकी किम है उनकी टीम द्वारा यहाँ की जा रही है। इस दौरान पुल के दोनों टावर पर पड़ रहे दबाव को भी परखा गया कि आखिर क्या ये पुल पूरी तरह से लोड ले सकता है या नहीं। और प्रोजेक्ट इंजीनियर SS मखलोवा ने भी बताया है कि पुल के दोनों टावर पर 5 सेंटीमीटर का झुकाव आया है और पुल के झुकाव की सीमा 10 सेंटीमीटर तक निर्धारित की गई है। अब लोड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद अप्रोच रोड का भी कुछ काम जो है वो बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंत तक पुल का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद पुल पर वाहनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रतापनगर विधायक विजय पंवार और जिला अध्यक्ष भाजपा विनोद रतूड़ी भी वहां मौजूद रहे। लोड हम आज पुल की लोड टेस्टिंग कर रहे हैं। ये 18R लोड के लिए बना हुआ है पुल है। 15.5 टन के हम 14 व्हीकल इसके ऊपर स्टेज वाइज हमने खड़े किए हैं और इसको एनालाइज कर रहे हैं। अभी तक की लोड टेस्टिंग हमारी सफल रही है और जो इसका प्रोविजन होना चाहिए उसके हिसाब से काम चल रहा है। सर अभी पुल शुरू करने को लेकर क्या है सर? इसमें अभी लोड टेस्टिंग के बाद इसकी दोबारा इसके सारे पार्ट्स की चेकिंग की जानी है और इसमें कुछ ट्रस टावर के ऊपर गैंट्री है उसको हटाने का काम चल रहा है। कितना समय लगेगा? ये इसमें अक्टूबर लास्ट तक पूरा हो पाएगा, उसके बाद इसको यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। यार पूरे मुझे ही नहीं मेरे पूरे प्रतापनगर वासियों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रतापनगर वासियों को जिन्होंने ये 9 महीने तक मेरे साथ संघर्ष किया, यहाँ के लोगों के साथ संघर्ष किया। पूरे चाहे हमारी जुआ पट्टी हो, चाहे हमारे मुखिम से लेके ढूंगमंदार तक और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मानित कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग और वो आशीर्वाद मुझे दिया तो आज आपके सामने पुल तैयार हो गया है और इसका तत्काल
माननीय मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से कि इसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी करें और हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कर कमलों से यह उद्घाटन हो। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।